एक ऐसी कल्पना करें जहां किसी भी बेहद जटिल आवाज़ को या किसी सिग्नल को उसके सबसे आसान और बुनियादी हिस्सों में तोड़ा जा सके। मतलब एक बार किसी आवाज़ या सिग्नल का इंटरनल स्ट्रक्चर समझ में आ जाए तो उस पर पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी बहुत ही शानदार और स्वादिष्ट डिश को देखकर या चखकर कोई शेफ उसके एक मसाले का सटीक पता लगा ले। उसे तुरंत समझ आ जाए कि इसमें हल्दी कितनी है, जीरा कितनी मात्रा में डला है और धनिया का क्या रेशो है। हेलो गाइस, मैं हूँ निशा और मैं लेके आई हूँ आज मैथमेटिकल फिजिक्स का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक फूरियर सीरीज। अब आप सब इतना तो जानते ही हैं कि इस टॉपिक में मैथ्स के बहुत भारी भरकम और बेहद डरावने इक्वेशंस हैं। लेकिन हमारे इस कंसेप्ट का असली मकसद ये है कि मैथमेटिक्स के लॉज असल दुनिया में काम कैसे करते हैं। देखिए, मैथ्स कोई डरावनी चीज़ नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्स के काम करने के तरीके को समझने की एक बेहद खूबसूरत भाषा है। अब हमें अगर ये समझ आ गया कि फूरियर सीरीज हमारी डे टू लाइफ में कहाँ और कैसे काम कर रही है, तो इसकी मैथ्स कितनी आसान लगेगी हमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक। ये इसका पाथवे है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शंस, फिर इसमें इसके ऑर्थोनॉर्मल बेसिस आ जाएंगे, फिर सिस्टम शॉर्टकट्स, बाउंड्रीज, फिर इसका एडवांस फॉर्म फूरियर सीरीज का, उसके बाद में PYQs। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक फंक्शन से। तो पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं? ये वो फंक्शन होते हैं जो एक टाइम इंटरवल के बाद में खुद को रिपीट करते हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ तो f(x + nt = f(x)। ये पीरियोडिक फंक्शन का फॉर्म है। कुछ टाइम इंटरवल के बाद में ये खुद को रिपीट करेंगे। जैसे कि अगर टाइम पीरियड 2π हुआ तो इसके लिए साइन और कोसाइन वेव्स है। इसके अलावा साउंड वेव एंड म्यूज़िक है। ऐसी सर्किट है ना, उसमें अल्टरनेटिंग करंट कुछ टाइम बाद खुद को रिपीट करता है। इसके अलावा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में स्क्वायर वेव्स है। इसके अलावा ECG मशीन, देखिए हार्ट बीट मेजर करने की। तो ये सारे पीरियोडिक सिग्नल्स है, और जो फूरियर सीरीज है वो इन्हीं पीरियोडिक सिग्नल्स को उनके फंडामेंटल्स में ब्रेक करती है, और फिर हर एक फंडामेंटल का मतलब हर एक फ्रीक्वेंसी का नेचर एनालिसिस करती है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि एक प्रिज्म पर हम वाइट लाइट डालते हैं, तो प्रिज्म क्या करता है, उस वाइट लाइट में जितने भी फ्रीक्वेंसी की लाइट्स होती हैं उन सबको ब्रेक कर देता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आप समझ सकते हैं कि वाइट लाइट जो है वो एक सिग्नल है, और जो प्रिज्म है वो फूरियर सीरीज का काम कर रहा है। यहाँ पे किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को चाहे वो देखने में कितना ही टेढ़ा मेढ़ा क्यों ना हो, उसे साइन एंड कोसाइन की एक इनफाइनाइट सीरीज के रूप में लिखा जा सकता है। इसे आप एक म्यूजिकल सिग्नल से समझ सकते हैं। जैसे गिटार की कॉर्ड कोई एक आवाज़ नहीं होती, बल्कि वह अलग अलग तारों से निकलने वाली कॉर्ड से मिलकर बनती है। ठीक वैसे ही एक कॉम्प्लेक्स वेव अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली ढेरों साइन और कोसाइन वेव से मिलकर बनती हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स वेव को फूरियर सीरीज के जरिए तोड़ा जाता है। तो असल में हम अलग अलग म्यूजिकल कॉर्ड्स को, या यूँ कहें कि उन मसालों को एक दूसरे से अलग कर रहे होते हैं। फूरियर सीरीज का जो जनरल फॉर्मूला है वो असल में ये उन्हीं मसालों की मात्रा को तय करता है। अब आप फूरियर सीरीज का जनरल फॉर्मूला देखेंगे कि आपने देख रखा है, इसे 2π पीरियड के लिए फूरियर सीरीज का जनरल फॉर्मूला है। जहाँ पे इसमें इसके जो कोएफिशिएंट्स की वैल्यू ये है A0, AN एंड BN, और ये किसी जनरल इंटरवल के लिए ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, या पे स्टैंडर्ड सीरीज कर सकते हैं हम।
अब इस एक्सप्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट कोफिशिएंट्स हैं, ये देखिए A0, AN एंड BN। फर्स्ट टर्म A0 के बारे में ये AN है और ये BN है, ये देखिए। अब जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है A0, ये दरअसल किसी भी वेव या सिग्नल का कांस्टेंट पार्ट, या फिर इसको कह सकते हैं हम डीसी पार्ट, है ना। कांस्टेंट टर्म में डीसी पार्ट होता है, या सरल शब्दों में कहूँ तो ये पूरे साइकिल के दौरान उस वेव का एवरेज वैल्यू है। जिस भी सिग्नल को हम एनालिसिस कर रहे हैं या जिस भी सिग्नल का हमने फूरियर सीरीज बनाया, उस सीरीज का या फिर उस वेव का ये पूरे साइकिल के दौरान एवरेज वैल्यू है। इसके बाद आते हैं n=1 वाले कोफिशिएंट्स A1, B1 है। इन्हें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट ओवरटोन कहा जाता है, यानी कि गिटार की सबसे मुख्य आवाज़। और जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती है, जैसे कि n=1, 2, 3, 4, इन्हें ओवरटोन्स या हायर हार्मोनिक्स कहा जाता है। ओवरटोन्स या हायर हार्मोनिक्स जो इस आवाज़ में गहराई और टेक्सचर जोड़ते हैं। तो आपको मोटे मोटे तौर पे ये समझ में आ गया कि फूरियर सीरीज का बेसिकली रोल क्या है हमारे डे टू लाइफ में। और इसके अलावा फूरियर सीरीज का जनरल फॉर्म क्या है, 2π पीरियड के लिए फॉर्म क्या है, और इसके साथ जो ये कोफिशिएंट्स जुड़े हुए हैं, इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी आपको समझ में आ गया कि बेसिकली ये क्या बता रहे हैं। तो चलो इनको मैथमेटिकली डिराइव भी कर लेते हैं कि A0 जो है कैसे डिराइव होता है। तो देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसमें हम फूरियर से इस सीरीज को A to B इंटरवल, AB इंटरवल में इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे ये दो टर्म तो वेनिश हो जाएंगे, क्योंकि साइन और कोस वाले टर्म आप इसको निकाल भी सकते हैं और ये वेनिश भी हो जाते हैं। देखो साइन एंड कोसाइन ओवर अ फुल पीरियड इक्वल टू 0, तो ये दो टर्म 0 होते ही सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेगा, और फर्स्ट टर्म से हम यहाँ से A0 की वैल्यू आ जाएगी 2/b माइनस है इंटीग्रेशन A to B f(x) dx। ये जनरल इंटरवल के लिए, अभी 2π पीरियड के लिए 2π पीरियड के लिए अलग आता है, ठीक है। फिर है AM, सेम वही प्रोसीजर, जस्ट अ मिनट। ओके, सेम वही प्रोसीजर, हम इसको इस वाले टर्म को, कोस वाले टर्म को cos 2π mx/b माइनस है, इस पूरी टर्म को फूरियर सीरीज से मल्टीप्लाई करवाएंगे और A to B इंटरवल में इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से हमारा कोफिशिएंट निकल के आएगा AN, क्योंकि यहाँ पे भी एक टर्म वेनिश हो जाएगा, ये BN वाला टर्म, और A0 वाला, क्योंकि अभी हमने देखा था कि साइन और कोस का जो इंटरवल है उसमें इसका वैल्यू 0 आता है, और यहाँ पे ये ऑड फंक्शन बन रहा है, एक साइन है कोसाइन है ना, तो ये वाला भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये बेसिकली क्रोनिकल डेल्टा से इसकी वैल्यू आएगी, इसको हम आगे पढ़ेंगे ना, क्रोनिकल डेल्टा वाली प्रॉपर्टी से। इसकी वैल्यू आ जाएगी b-a/2 डेल्टा mn। अब m=n हुआ तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और सीधा सीधा यहाँ से an का फॉर्मूला आ जाएगा 2/b माइनस है इंटीग्रेशन A to B f(x) cos 2π nx/b माइनस है dx। इसके बाद में सिमिलरली bn भी सेम ऐसे ही कैलकुलेट होगा, सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है, और bn का वैल्यू भी सेम ऐसे ही आएगा। तो अब आपको इतना मोटे मोटे तौर पे इतना समझ में आ गया कि A0, AN और BN का मैथमेटिकली कैसे डिराइव करते हैं, क्योंकि मैथ्स तो में समझ आ जाती है। पर अभी हमारा क्वेश्चन ये आता है कि इतने सारे जो सिग्नल्स हैं, मतलब हमारे एनवायरनमेंट में कितने सिग्नल्स तैर रहे हैं, तो आखिरकार इतने सारे मिले हुए सिग्नल्स में से किसी एक खास फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को अलग कैसे किया जाता है, या आसान भाषा में ये कहूँ तो क्रोनिकल डेल्टा और ऑर्थोगोनैलिटी क्या भला है।
तो ऑर्थोगोनैलिटी, यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस निकालेंगे। तो यह है ऑर्थोनॉर्मल नेचर और क्रोनिकल डेल्टा। तो ऑर्थोगोनैलिटी को समझने के लिए आप रंगों की उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसे रंग हैं जो आपस में बिल्कुल नहीं मिलते। गणित में जब दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली साइन या कोसाइन वेव्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, ये देखिए साइन एंड कोसाइन वेव को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है और एक पूरे पीरियड के लिए इंटीग्रेट किया जाता है, तो उनका कुल रिजल्ट हमेशा 0 आता है। ये देखिए इसे ही ऑर्थोगोनैलिटी कहते हैं। आपको मैथमेटिकल जो मतलब जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी वाली वेव्स है वो आपस में मिलती ही नहीं है, तो उस पीरियड के लिए उनका इंटीग्रेशन 0 आएगा, मतलब एक दूसरे के रास्ते में बिल्कुल नहीं आएगी। आप इसको जैसे ये तो मैथमेटिकली हो गया कि डिफरेंट फ्रिक्वेंसी वाली जो वेव्स है वो आपस में नहीं मिल रही है, तो उनका इंटीग्रेशन 0 आ रहा है। तो ये हमें डे टू लाइफ में कहाँ देखने को मिल रहा है, जैसे हवा में बहुत सारे रेडियो सिग्नल्स तैर रहे हैं ना। जब हम रेडियो सिग्नल ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं तो आपको पता ही है कि 93.5 FM वाला सिग्नल 94.3 FM वाले सिग्नल से मैच नहीं खाता है, क्योंकि डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के हैं, तो आसानी से नेचर में ब्रॉडकास्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी अलग है, तो आपस में मैच नहीं होंगी। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो मैच हो जाते हैं, मतलब अगर उनकी फ्रिक्वेंसी मैच हो गई तो हमें रेडियो ट्यून में वो डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। तो आपको डे टू लाइफ में समझ में भी आ गया कि यहाँ पे ऑर्थोगोनैलिटी कैसे रोल प्ले कर रहा है। और ये साइन और कोस वाले ये भी 0 से 2 पाई वाले पीरियड में इनका वैल्यू भी 0 होता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं इसको। उसके बाद आता है ये नेक्स्ट क्रोनिकल डेल्टा। देखिए कोस का प्रोडक्ट और साइन का प्रोडक्ट मिलके यहाँ पे पाई डेल्टा mn। तो क्रोनिकल डेल्टा असल में सिर्फ एक मैथमेटिकल स्विच है। ये स्विच कहता है कि अगर दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है तो रिजल्ट 1 होगा, यानी कि स्विच ऑन। और अगर फ्रीक्वेंसी ज़रा सी भी अलग है तो रिजल्ट तुरंत 0 हो जाएगा, यानी कि स्विच ऑफ। देखिए अगर हम m को n के इक्वल ले लेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और m n के इक्वल नहीं हुआ तो ये 0 हो जाएगा। इसी स्विच की मदद से एक बड़े से शोर में से सिर्फ उसी फ्रीक्वेंसी को छांटा जाता है जिसकी हमें तलाश होती है, और बाकी सब 0 होकर गायब हो जाते हैं। मतलब गणित का अपना एक इनबिल्ट फिल्टर है जो फालतू शोर को खुद ब खुद हटा देता है। ये मैथ्स की ब्यूटी है। आपको समझ में आ रहा कैसे रोल प्ले कर रहे हैं? ठीक है, तो हमने अब देख लिया ऑर्थोनॉर्मल बेसिस भी आपको समझ में आ गए, क्रोनिकल डेल्टा हम समझ में आ गया, और ये हमने जो लिखे हैं ये 2 पाई पीरियड के लिए है। हम जनरल इंटरवल के लिए भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर किसी जनरल इंटरवल के लिए करेंगे तो ये है सेम, ये चीज़ तो सेम ऐसे ही रहेगी। यहाँ पे लिमिट आ जाएगी a to b, और यहाँ पे हो जाएगा ये पाई डेल्टा mn की जगह हो जाएगा b माइनस a/2, और यहाँ आ जाएगा डेल्टा mn। बस जनरल इंटरवल के लिए आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है कि इस फिल्टर को लगाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेव खुद को रिपीट कब कर रही है। मतलब अभी हमने जो फिल्टर लगाए, ऑर्थोगोनैलिटी वाली कंडीशन लगाई ना, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वेव खुद को कब रिपीट कर रही है, यानी कि उसका पीरियड क्या है। तो पीरियड निकालने के लिए हमें ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला है कि जैसे पीरियड ऑफ साइन mx कोस mx। अगर इस फॉर्म में साइन mx जैसे साइन 2x साइन 3x, अभी साइन x का पीरियड हमें पता है कि 2 पाई होता है, और अगर साइन 3x आ गया, साइन 5x, साइन 6x, ऐसे ही कोस में
तो उसका पीरियड कैसे निकालोगे आप, 2π/m, यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट है x का m, इससे 2π को डिवाइड कर दो तो हमारा पीरियड आ जाएगा। जैसे अगर इनकी पावर लगी हुई, जैसे साइन क्यूब x हो गया, कोस की पावर 4x हो गया, तो इनका पीरियड कैसे निकालोगे। तो अगर m इवन है तो इसका पीरियड पाई होगा, और m ओड है तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2π होगा। और ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ साइन एक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ कोस एक्स, इसका पीरियड पाई होता है। वैसे तो हमें पता है कि साइन एक्स कोस एक्स का पीरियड 2π होता है, पर यह मैग्नीट्यूड लग गया, मतलब यहाँ का जो यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट है साइन एक्स और कोस एक्स का, वो भी पॉजिटिव पार्ट बन गया। तो फिर अब आधे इंटरवल में ही वेव खुद को रिपीट करेगी, तो ये पीरियड आधा हो गया। और एक और कंडीशन है इसमें कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है फंक्शन, जैसे मान लो कि फंक्शन ही आ गया साइन क्यूब एक्स प्लस कोस 3x, कुछ इस प्रकार से फंक्शन बना हुआ है, तो हमें उस पूरे फंक्शन का टोटल टाइम पीरियड निकालना है कि ये पूरा फंक्शन जो है मतलब इस फंक्शन से जो सिग्नल बना हुआ है वो कितने टाइम बाद खुद को रिपीट करेगा। तो हम मान लेते हैं कि जैसे इसका पीरियड है f1 फंक्शन ऑफ, है ना, f1 ऑफ x का पीरियड है t1, और दूसरे f2 ऑफ x का पीरियड है t2। तो जो पूरे फंक्शन का f ऑफ x का जो पीरियड होगा वो रहेगा LCM ऑफ t1 एंड t2। मतलब इस इक्वेशन का हमें ग्लोबल टाइम मिल जाएगा। ग्लोबल टाइम, और इस टाइम से वो ये पूरी की पूरी वेव खुद को रिपीट करेगी, है ना। जैसे एलसीएम कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो कि जो फर्स्ट फंक्शन है उसका टाइम पीरियड मान लो 2 सेकंड है, और सेकंड फंक्शन है उसका टाइम पीरियड 3 सेकंड है, तो 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा इसमें कि पूरी पीरियड है, 2 और 3 का एलसीएम 6 है, तो वो 6 सेकंड से पूरी जो वेव है वो रिपीट करेगी खुद को, है ना। ठीक है, आप टाइम पीरियड निकालना सीख गए। अब इसके बाद हम ये जो बड़ी इतनी बड़ी मैथ्स को सोल्व करना होता है हमें, कि कितने सारे इंटीग्रेशन, इतने बड़े फॉर्मूला को सोल्व करने के लिए हमें कुछ सिमेट्री के रूल पता होने चाहिए, जिससे हमारे एग्जाम्स में टाइम बच जाए। मतलब कुछ सिमेट्री के कॉन्सेप्ट्स, ये देखिए, किसी इंटरवल में -l से +1 वाले इंटरवल में हम जो भी फंक्शन गिवन होगा हमको, ये एग्जाम में सोल्व करने की ट्रिक है कि जो भी फंक्शन गिवन है उसकी पहले हम सिमेट्री चेक करेंगे। तो सिमेट्री चेक करने के लिए दो ही है कि या तो फंक्शन इवन होगा या फिर ओड होगा। और इवन फंक्शन कौन से होते हैं, जो फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, या कहूँ कि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होंगे तो इसके लिए bn वाला टर्म 0 हो जाएगा और सिर्फ a0 और an वाला टर्म ही बचेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये -l से +l वाला इंटरवल है, मतलब इसकी जो लेंथ होगी वो 2l होगी। तो यहाँ पे देखिए a0 और an कोफिशिएंट में हमने जो लिया है इसकी हाफ लेंथ ही ली है 0 to l, मतलब ये ओरिजिन की इस साइड भी सेम ही नेचर दिखाएगा। तो हम इसको डबल करके, जैसे -l से +l करेंगे तो इसको डबल करके लिमिट को आधी कर देंगे, तो ये 0 to l हो जाएगा और ये 2/l हो जाएगा। और ये ध्यान में रखना है, बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि पीरियड बहुत सारे होते हैं। और सेम इसी प्रकार से ओड फंक्शंस आएंगे, जो ओड फंक्शंस में जो फंक्शन होगा वो एंटी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा। तो इस केस में हमें a0 और an वाले कोफिशिएंट नहीं मिलेंगे, ये वेनिश हो जाएंगे, तो सिर्फ bn ही मिलेगा। तो इवन फंक्शन में सिर्फ कोसाइन फूरियर सीरीज बनेगी और ओड फंक्शंस के लिए सिर्फ साइन फूरियर सीरीज ही मिलेगी। तो ये एग्जाम में सॉल्व करने की ट्रिक है, और ये ब्रह्मास्त्र है जिसको ये यूज़ करना आ गया वो उसमें घंटों का जो कैलकुलेशन है वो मिनटों में कर सकता है, क्योंकि ये बहुत सारा टाइम बचा सकता है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट इक्वेशन ये है कि किसी भी वेव की फूरियर सीरीज तभी बन सकती हैं जब वो कुछ कंडीशंस का पालन करें, जिन्हें डिरिचलेट की कंडीशन कहा जाता है। ये देखिए, डिरिचलेट कंडीशन फॉर फूरियर सीरीज एग्जिस्टेंस। ऊपर तो ये साइन वेव गिवन है 2π पीरियड के लिए, और ये जो डिरिचलेट की कंडीशंस है
वो पीरियोडिक फंक्शंस के लिए ही है पूरी, और ए भी इंटरवल है पर एक स्पेसिफिक इंटरवल है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट जो कंडीशन है ए बी इंटरवल में वो है कि फंक्शन मस्ट बी फाइनाइट, डिफाइंड एंड सिंगल वैल्यूड इनसाइड ए बी। मतलब फंक्शन दिए गए इंटरवल में फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है 10x का। 10x का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है पाई। तो 0 to पाई वाले इंटरवल में 10x की जो फूरियर सीरीज है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि 10 पाई बाई 1090 की वैल्यू क्या होती है? इन्फानाइट होती है। मतलब बीच में फंक्शन जो है वो मतलब इस इंटरवल में फंक्शन अनडिफाइंड है, हमें डिफाइंड चाहिए। तो फंक्शन अनडिफाइंड है मतलब ये एक इम्पॉसिबल रिजल्ट है। और ये कॉमन सेंस वाली बात भी है कि अगर जैसे एक एग्जांपल से समझाऊँ कि अगर कोई बिल्डिंग है वो आसमान चीरकर यूनिवर्स के पार जा रही है तो हम उसे ईंटों से कैसे नापेंगे? वही बात होगी ये तो 10x की फूरियर सीरीज 0 to पाई वाले इंटरवल में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कंडीशन है कि फंक्शन में बी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस बट द नंबर ऑफ कंटिन्यूटीज मस्ट बी फाइनाइट एंड अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मस्ट बी फाइनाइट। इसका क्या मीन्स हुआ कि अगर एक वेव है वो इन्फिनिटी तक तो नहीं जा रही है लेकिन बीच में अचानक से टूट रही है, जैसे कि एक लाइट स्विच होता है जिसे अचानक से ऑन या ऑफ किया जाता है तो वहाँ पे ग्राफ में एक जंप आ जाएगा। तो ऐसी टूटी हुई वेव्स की फूरियर सीरीज बन सकती हैं। ये सेकंड यही मतलब सेकंड कंडीशन हमें यही बता रहा है कि फंक्शन टूट गया है, उसकी भी फूरियर सीरीज बन सकती है। पर यहाँ पे जो ये डिसकंटिन्यूटीज गिवन है इसके अकॉर्डिंग मतलब ये बोल रहा है कि डिसकंटिन्यूटीज यानी वेव्स के टूटने की संख्या फाइनाइट होनी चाहिए। मतलब वेव टूट सकती हैं लेकिन एक छोटे से समय में अनगिनत बार नहीं टूट सकती। और जो ये डिसकंटिन्यूटीज का जो अमाउंट है ये भी फाइनाइट होना चाहिए कि जैसे आप जो जंप ले रहा है फंक्शन उसको आप माप सकते हो, मेजर कर सकते हो, वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन आप चलते हैं थर्ड कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि फंक्शन मस्ट हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इनसाइड ए बी। जो भी इंटरवल गिवन है उसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा की संख्या भी फाइनाइट होनी चाहिए। कोई भी वेव एक छोटे से इंटरवल में या फिर छोटी सी जगह में इनफाइनाइट बार ऊपर नीचे वाइब्रेट नहीं कर सकती। इनका वाइब्रेशन भी फाइनाइट होना चाहिए क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा यही तो बता रहा है कि फंक्शन कितनी बार ऊपर जा रहा है कितनी बार नीचे जा रहा है ना। ठीक है, इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट कि फंक्शन जो है मस्ट बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। मतलब ये वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, यानी कि जो भी सिग्नल का मतलब सिग्नल है या वेव है उसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो उस ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है एरिया है वो फाइनाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अगर एरिया ही इनफाइनाइट हो गया तो फिर हम फूरियर सीरीज किसके लिए लगाएंगे? मतलब ये तो एक किसी स्पेसिफिक इंटरवल में काम करती हैं और अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो ये चारों ही कंडीशन मस्ट है। मतलब हमें फोर कंडीशन ये बता रही है कि सीरीज जो है वो कन्वर्ज होगी इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि एरिया फाइनाइट है ना और ऑक्सीलेशंस क्या होंगे? कंट्रोल में होंगे। तो ये चारों ही कंडीशन अगर कोई भी सिग्नल फॉलो कर रहा है तो उसकी हम फूरियर सीरीज बना सकते हैं। एक मिनट जस्ट ठीक है। मतलब डिरिचलेट कंडीशन बेसिकली हमें सिर्फ इतना बोलती हैं कि जो सीरीज है उसका कोई मतलब निकलेगा। और जो गणित किया जा रहा है वो असल दुनिया में किसी रियल सिग्नल से मेल खाता हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस, जिसको हम
कन्वर्जेंस थ्योरम के थ्रू सीखेंगे। कन्वर्जेंस थ्योरम में हमें जो इन्फिनाइट सीरीज होती है उनका सम निकालते हैं, और जो कोई स्पेसिफिक पॉइंट है उस पर फूरियर सीरीज का जो है सम है वो क्या आएगा। तो फर्स्ट कंटिन्यूस पॉइंट है, जैसे कि अगर जो फंक्शन है वो कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है तो हम उस जो जिस भी पॉइंट पे हमें फूरियर सीरीज निकालनी है उस पॉइंट को सीधे सीधे उसमें हम पुट कर देंगे, तो सम ऑफ फूरियर सीरीज आ जाएगा एट एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस है कि डिसकंटिन्यूस इनसाइड द इंटरवल, मतलब फंक्शन जो है वो टूट रहा है, बीच में कहीं पे जंप आ रहा है उसका, तो ये बताएगा कि जो इसका है फूरियर सीरीज का सम है वो किसके इक्वल होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ जंप। मतलब आप राइट हैंड लिमिट प्लस लेफ्ट हैंड लिमिट बाई 2 करोगे एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे। मतलब जंप, जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझा सकती हूँ मैं कि जैसे कोई एक स्क्वायर वेव है जिसकी वैल्यू 0 से पाई वाले इंटरवल में वो 0 पे है, और 0 पे उसने जंप लिया और वो कहाँ पहुँच गई, 10 पे पहुँच गई, तो उसकी जो जंप वाले पॉइंट पर जो उसकी फूरियर सीरीज की वैल्यू जो होगी वो ना 0 होगी ना 10 होगी, वो इन दोनों के बीच में, यानी कि 5, इन दोनों का एवरेज। तो बेसिकली हमें उस जंप वाले पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकालनी होती है फूरियर सीरीज की। इसको एक आसान भाषा में समझाऊं तो जैसे कि एक ब्रिज के 2 टूटे हुए हिस्से हैं, तो फूरियर सीरीज कहती हैं कि आओ कहीं हवा में मिलते हैं। और केस थर्ड है डिसकंटिन्यूटीज एट द बाउंड्री। अगर बाउंड्री पर फूरियर सीरीज टूट रही हैं तो बाउंड्री की जो लिमिट होगी, जैसे हमारे पास इंटरवल था ए और बी, तो यहाँ पर भी एवरेज वैल्यू निकालेंगे जंप की, पर राइट हैंड लिमिट में एक्स इक्वल टू ए वाली बाउंड्री रखेंगे, मतलब वो राइट हैंड लिमिट में एक्स इक्वल टू ए रखेंगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स इक्वल टू बी रखेंगे, और दोनों का एडिशन करके ठीक है, एडिशन करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो बेसिकली कन्वर्जेंस थ्योरम पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ये सारी कंडीशंस याद रखनी है कि इससे वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो कन्वर्जेंस थ्योरम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, मतलब इसके बाद आएगा हमारे पास एडवांस डायमेंशन की जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और पार्शियल आइडेंटिटी। आपने नाम सुने होंगे बस इसके, पर आज आप देखोगे कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म एक्चुअल में काम कैसे कर रही हैं, और ये बहुत ही रियल काम कर रही हैं हमारे एनवायरनमेंट में या फिर हमारे नेचर में। जैसे कि हम रियल दुनिया के वेव्स, वोल्टेज, गिटार, साउंड्स की बातें कर रहे थे अभी तक, तो पर अब आ गई इमेजिनरी मैथ्स, और ये उलझन बहुत ही नेचुरल है। असल में इमेजिनरी नंबर्स का नाम ही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उन्हें इमेजिनरी कहकर हमें लगता है कि वो रियल नहीं है, जबकि फिजिक्स में वो बहुत रियल काम करते हैं। होता ये है कि साइन और कोसाइन का जो ये लंबा चौड़ा फॉर्म है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड हायर लेवल मैथमेटिक्स में बहुत भारी पड़ता है। हमें हमेशा ए एन एंड बी एन दोनों की को अलग अलग कैलकुलेट और मैनेज करना पड़ता है। जैसे एक ही प्रोजेक्ट की 2 अलग अलग फाइल्स हैंडल करनी पड़ रही, और यहीं पे हम ये यूलर फॉर्मूला के थ्रू इतने बड़े फॉर्म को एक सिंपल से टर्म में लिख सकते हैं कि पावर आइडा एन एक्स कोस एन एक्स प्लस आइडा साइन एक्स, है ना। ये फॉर्मूला साइन और कोसाइन के अप डाउन मोशन को एक ही सर्कुलर मोशन में बदल देता है। देखिए इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कि ये इसको ले जा रहा है इतने बड़े जो अभी सीरीज चल रही थी उस सीरीज को ले जा रहा है ये सर्कुलर मोशन में। इसका मतलब ये है कि आगे पीछे होने वाली मूवमेंट यानी साइन और लेफ्ट राइट होने वाली मूवमेंट यानी कोसाइन वेव को अलग अलग देखने की बजाय हमें एक आयोडा लगाकर उसे एक घूमते हुए पहिए की तरह 3D में देखने लगते हैं, यानी कि हम उसे 3D रोटेशन में ले जाते हैं
और इसका सबसे बड़ा मैथमेटिकल फ़ायदा ये होता है कि हमें an और bn नाम के दो अलग कोफिशिएंट्स नहीं ढूंढने पड़ते, उन दोनों को मिलाकर बस एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया जाता है, जिसे कहते हैं हम cn। और अब ये आप इसकी मैथ्स देखेंगे अभी। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है an, जैसे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर देखे ना, z = x + आयोडा y, ये होता है an माइनस आयोडा bn। अभी तो हमने इसको सीरीज के फॉर्म में लिख रखा है, बाकी अभी हम इसको डिराइव करेंगे। ये देखिए, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। ये देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। हम 2 पाई पीरियड के लिए इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म निकालेंगे। तो हमने ये स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखा 2 पाई पीरियड के लिए फूरियर सीरीज का। फिर हमने कोस nx और साइन nx को यूलर फार्मूला के जरिए ब्रेक किया, और यहाँ पे e⁻⁻⁰ और e⁻⁻⁻⁰ को कॉमन लिया। नेक्स्ट स्टेप में देखो, इसको कॉमन लेके हमने ये जो कांस्टेंट है इनको हमने एक नंबर असाइन कर दिया cn और c-n। अब यहाँ पे इस जो थर्ड टर्म है, इस थर्ड टर्म में हमने n को -n से रिप्लेस किया, तो एक्सपोनेंशियल में तो ये प्लस e⁻⁻⁰ हो जाएगा, पर जो ये लिमिट है n = 1 to ∞, ये रिवर्स हो जाएगी, n = -1 to -∞ हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। और यहाँ पे देखिए cn हमने ये फर्स्ट टर्म an माइनस आयोडा bn/2, इसको cn लिख दिया, तो ये जो थर्ड टर्म है ये cn* हो जाएगा, जस्ट इसी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ये देखिए फर्स्ट टर्म c0 जो n = 0 के लिए, सेकंड टर्म n = 1 to ∞ के लिए, और जो थर्ड टर्म है वो n = -1 से -∞ के लिए। तो बेसिकली है क्या ये, मतलब -∞ से +∞ तक चलने वाली पूरी एक हमने फॉर्म बना दी इसको। ये 2 पाई पीरियड के लिए थी, जिसको हमने -∞ से +∞ में लेके चले गए हम। किसके थ्रू? इन इमेजिनरी नंबर्स के थ्रू। cn समेशन n = -∞ to +∞ cn e⁻⁻⁰ जहाँ आपको पता है कि cn की वैल्यू क्या है, अभी हमने जस्ट लिखी है। और इसी को हम अगर आर्बिट्री पीरियड के लिए निकालेंगे तो सिर्फ एक्सपोनेंशियल में ये पावर चेंज हो जाएगी, 2πnx/b- से आ जाएगा, और सेम वही चीज़ रहेगी। और आप cn को भी डिराइव कर सकते हैं। cn का जो अभी ये फॉर्मूला दिखा था, एक मिनट मैं दिखाती हूँ। ये cn = 1/b- इंटीग्रेशन s to b f(x) e⁻⁻आयोडा 2πnx/b- से dx। ये जनरल इंटरवल के लिए निकाल रखा है, यहाँ लिख रखा है मैंने, 2 पाई पीरियड के लिए नहीं लिखा, तो हमने दोनों के लिए निकाल दिया है, 2 पाई पीरियड के लिए और जनरल इंटरवल के लिए। अब ये देखिए जनरल इंटरवल के लिए हम cn का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हमने an और bn का वैल्यू हमें पहले से ही पता है कि 2 पाई पीरियड के लिए क्या होता है, जनरल इंटरवल के लिए क्या होता है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, और जो चीज़ कॉमन आ रही थी उसको कॉमन लेके वापस यूलर फार्मूला में बदल दिया इसको, क्योंकि कोस माइनस आयोडा, मतलब कोस थीटा माइनस आयोडा साइन थीटा को e⁻आयोडा थीटा लिख दिया। तो ये सेम सीन फॉर्मूला बन गया जनरल इंटरवल के लिए, आर्बिट्री पीरियड। और इसी को आप 2 पाई पीरियड के लिए लिख सकते हो cn। तो बेसिकली आपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देखा क्या कि जो सीरीज पहले साइन और कोसाइन में बनती थी, अब वो -∞ से +∞ तक चलने वाली एक सिंगल कॉम्पैक्ट सीरीज बन गई। और ये बहुत ही स्मार्ट वे है, यानी कि दो अलग टूल्स को मेल्ट करके एक मल्टी टूल बना दिया हमने। और कितनी शानदार चीज़ है और कितनी बड़ी बात है कि मैथ्स के थ्रू हमने यहाँ पे किया गया। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास वो है कि जब हम वेव को बहुत छोटे छोटे इन्फानाइट पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। अभी हमने ब्रेक ही किया था इसको, an bn को सभी को ब्रेक कर दिया, कोस को ब्रेक कर दिया, साइन को ब्रेक कर दिया। तो हमारा जो क्वेश्चन आता है कि ये जो आपने ब्रेक किया या तोड़ फोड़ करी, इसमें जो सिग्नल का कुछ भी हिस्सा है या थोड़ी सी भी अमाउंट खो नहीं जाती। तोड़ने के बाद और तोड़ने के पहले क्वांटिटी सेम रहती है। और इसी क्वेश्चन से
निकला हमारे पास ये पार्सेवल आइडेंटिटी। इसे समझने के लिए हमें पहले दो एंगल समझने होंगे, टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो चलो पहले मैं आपको टाइम डोमेन समझाती हूँ, आप अच्छे से समझना, क्योंकि टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन का काम अभी हमारे आगे मतलब आगे पढ़ने वाला है, जब हम फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो आप इसको अच्छे से समझना कि बेसिकली टाइम डोमेन दिखता कैसा है और टाइम डोमेन होता कैसा है, मतलब क्या होता है उसके अंदर, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है। तो टाइम डोमेन का मतलब है कि किसी वेव को टाइम के साथ आगे बढ़ते हुए देखना। जैसे कि आप एक गाना शुरू से एंड तक सुनते हैं, या किसी हार्ट मॉनिटर पर स्पाइक्स को चलते हुए देखना, ये टाइम डोमेन में हो रहा है। यहाँ पे टाइम चल रहा है और सिग्नल भी चल रहा है। इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन का मतलब है कि वक्त को एक पल के लिए रोक देना और ये देखना कि उस वेव के अंदर एग्जैक्टली कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज छुपी हुई हैं। इसका बहुत ही शानदार एग्जांपल है म्यूज़िक प्लेयर। म्यूज़िक प्लेयर का इक्विलाइज़र जो बताता है कि गाने में बास कितना है और ट्रेबल कितना है, मतलब इक्विलाइज़र फ्रीक्वेंसी डोमेन में काम करता है। तो आपको टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम इसकी पार्सेवल आइडेंटिटी की डेफिनेशन देख सकते हैं कि ये बेसिकली हमें कहती क्या है। देखिए यहाँ पे देखिए कि एनर्जी थ्योरम रिलेटिंग द इंटीग्रल ऑफ दिस सीक्वेंस, मतलब ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फंक्शन टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स फूरियर कोफिशिएंट्स। अब आपको इतने इंग्लिश तो कुछ समझ आया नहीं होगा, तो मैं इसको आसान भाषा में समझाती हूँ कि ये आइडेंटिटी मैथ्स के थ्रू ये प्रूव करती है कि टाइम डोमेन में उस फंक्शन का स्क्वायर करके जो टोटल इंटीग्रल आता है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसके सारे फूरियर कोफिशिएंट्स an bn या वो न्यू वाला cn उनके स्क्वायर के टोटल के बिल्कुल बराबर होता है। देखो आप इसकी मैथ समझ सकते हो कि क्या बोलना चाह रहा है। जस्ट अ मिनट। ये देखिए ए बी इंटरवल में हमने फूरियर सीरीज लिखी। अब इसमें हमने इस सीरीज को एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और फिर एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया और फिर इंटीग्रेट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स इन इंटरवल ए बी। तो देखिए इधर तो स्क्वायर बन जाएगा और इधर सीधा सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब हम पढ़ के आए हैं कि जनरल इंटरवल में हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन है इनकी वैल्यू क्या होती है। ये बेसिकली a0 an और bn की रिजल्ट है, बस इनके साथ जो टर्म मल्टीप्लाई है उसको दूसरी साइड भेज देंगे, है ना। तो b माइनस a/2 सभी में से कॉमन आ जाएगा। ये देखिए तो b माइनस a/2 सभी में से कॉमन आ गया, तो फूरियर कोफिशिएंट के स्क्वायर के फिर एडिशन के इक्वल आ गया ये वाला टर्म, जब हमने किसी फंक्शन का स्क्वायर करके उसको इस जनरल इंटरवल में इंटीग्रेट किया। तो और यही कॉम्प्लेक्स फॉर्म के लिए निकाल सकते हैं हम कि अगर हमें फूरियर सीरीज का कॉम्प्लेक्स फॉर्म गिवन है तो इसके लिए भी सेम वही प्रोसीजर है कि फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स की रेस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए सिंपल है। अब हमारे पास इसकी वैल्यू है पर बेसिकली इसकी नहीं है क्योंकि इसकी पावर माइनस आता है, तो हमें वापस n को या तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना पड़ेगा या n को -n से रिप्लेस करना पड़ेगा। जब n को -n से रिप्लेस करेंगे तो इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी हमें पूरे, और इस b माइनस a को इस साइड भेज देंगे तो बेसिकली इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आ गई, और हम ऊपर वाली फॉर्म में पुट कर देंगे इसको, और ऊपर वाले फॉर्म में पुट करने के बाद में यहाँ पे ये बनेगा cn स्टार b माइनस a इस समेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये n से इंडिपेंडेंट है। तो cn स्टार जो है मैग्नीट्यूड ऑफ cn स्क्वायर बन जाएगा, और यही पार्सेवल
आइडेंटिटी का प्रूफ है। हमने फूरियर कोएफिशिएंट के टर्म में भी देख लिया और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो ये मैग्नीट्यूड ऑफ सी एन स्क्वायर है इसकी टर्म में भी देख लिया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो पावर होती है उसमें भी वो वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, और यहाँ पे जो ये फंक्शन का स्क्वायर है ये भी इधर कोएफिशिएंट के स्क्वायर के, यानी कि ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पर पार्ट्सवेल आइडेंटिटी एनर्जी कंजर्वेशन के रूल को बता रही हैं। ये रूल हमें मैथमेटिकली इस बात की गारंटी देता है कि टाइम डोमेन में सिग्नल के पास जितनी टोटल एनर्जी थी, ये भी हमने टाइम डोमेन के लिए सॉल्व किया, वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसके उन सारे जो इन्फानाइट हार्मोनिक्स हैं उनकी अलग अलग एनर्जी के जोड़ को, मतलब जोड़ को भी टोटल एग्जैक्टली वही निकलेगा। मतलब ये जो फूरियर कोएफिशिएंट से इनका अलग अलग जोड़ा हमने, तो ये उनके वैसे ही निकल रही है, मतलब यहाँ पे कुछ भी लॉस नहीं होगा। तो हम यह कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स का यूज़ करके नेचर के सबसे बड़े रूल को पेपर पर साबित कर दिया पार्ट्सवेल आइडेंटिटी में। ये मैथ्स की ब्यूटी है कि हमने एनर्जी कंजर्वेशन को यहाँ पे प्रूव कर दिया कि एनर्जी कंजर्व कैसे होती है। अब चलते हैं हम PYQs पे। ये सारे रिसेंट ईयर की एग्जांपल्स हैं। तो आप देखिए यहाँ पे फंक्शन गिवन है कि -π से 0 वाले इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू 0 है और 0 से π वाले इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू 2π है। तो हमें cos 2x निकालना है। cos 2x मतलब cos जो सीरीज होती है वो बेसिकली उसके कोएफिशिएंट्स होते हैं वो an होते हैं, और यहाँ पे cos 2x मतलब a2। तो हमें a2 की वैल्यू निकालनी है, और हमें जनरल इंटरवल या फिर ये -π से π मतलब 2π वाला इंटरवल हो गया है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, सीधा सीधा इसमें कुछ भी नहीं लगाना है दिमाग। फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और इंटीग्रेशन करो। तो a2 की वैल्यू आ गई 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफाइनाइट वेव फॉर्म। ये लास्ट नेट का ही क्वेश्चन है, नेट 23 का या फिर 22 का क्वेश्चन है, और बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए ये एक वेव फॉर्म, स्क्वायर वेव फॉर्म गिवन है, और ये इनफाइनाइट मतलब आगे तक चलता जा रहा है। तो हमें इसकी v ऑफ t है ना, इसकी फूरियर सीरीज निकालनी है। और हमें नहीं, हाँ फूरियर सीरीज निकालनी है, मतलब इनकी कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने हैं और देखना है कि कौन सा वाला हार्मोनिक्स लोवेस्ट हार्मोनिक वेनिश होगा यहाँ पे इसकी फूरियर सीरीज का। तो पहले हम an कैलकुलेट करेंगे, और an कैलकुलेट करने के लिए हमने वो इंटरवल देखा था -l से +l वाला, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लगाएंगे तो 2/t और इंटीग्रेशन 0 से t इसी में है। अब इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक तो आएगा 0 to 5t/6, ये सिग्नल देखिए यहाँ पे 0 से t के लिए हम लगा रहे हैं, तो 0 से 5t/6 यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो ये फर्स्ट वाला यहाँ पे लिखा नहीं, वो टर्म वो ऑलरेडी 0 कर दिया। और सेकंड टर्म है 5t/6 से t, इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या है, v0 है। तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये तो इससे बाहर आ जाएगा। और an में आपको पता है cos 2π nt/t से मल्टीप्लाई होगा, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो सीधा सीधा an का वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगा, और n = 3 रखोगे आप, तब जाके ये पूरा टर्म 0 होगा। तो जो इसका लोवेस्ट हार्मोनिक आ रहा है n के केस में वो 3 है। बट इसको पता है कि पूरी सीरीज का पूछा है, मतलब किसी एक टर्म का नहीं पूछा है कि आपको कोसाइन वाले टर्म का कौन सा हार्मोनिक वेनिश हो रहा है या फिर साइन वाले का, पूरी सीरीज का पूछा है। तो अभी bn भी कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं bn भी सेम ऐसे कैलकुलेट होगा 0 to t वाले इंटरवल में। ये देखिए इसमें साइन वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करना होगा क्योंकि v0 तो कांस्टेंट है, और इसके केस में आएगा कि यहाँ पे n = 6 रखोगे तब जाके ये bn वेनिश होगा। तो पूरी सीरीज के लिए n = 6 आएगा।
ठीक है, लोवेस्ट हार्मोनिक टर्न विच वेनिशेस इज द सिक्स हार्मोनिक। बहुत सिंपल था, ज़्यादा माइंड नहीं चलाना था इसमें, सिंपली मैथ्स करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फंक्शन है माइनस पाई से जीरो में 1 है और जीरो से पाई में 0 है, और इसके लिए निकालना है एन तो सीधा फॉर्मूला लगा के आप वैल्यू पुट करके इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ एन निकालना है, इसमें फूरियर सीरीज़ नहीं बनानी है। अगर फूरियर सीरीज़ बनानी होती तो फिर इसके लिए आपको ए नॉट भी कैलकुलेट करना होता और बी एन भी। सिर्फ एन पूछा था तो बहुत ही सिंपल था। ठीक है, अब ये देखिए गियर 20 का क्वेश्चन। हमने सिमेट्री वाले कॉन्सेप्ट पढ़े थे पहले, जहाँ पे भी ग्राफ गिवन हो, ग्राफ को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फंक्शन इवन है या ऑड है। और जैसे ही आपको इवन ऑड का पता चला, आपकी आधी मैथ्स का कैलकुलेशन तो वैसे ही गायब हो गया। तो ये फंक्शन देखिए, ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन के केस में सिर्फ कौन सा वाला टर्म एग्जिस्ट करेगा, बी एन वाले कोफिशिएंट्स, ए जीरो और ए एन तो वेनिश हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स और पीरियड है माइनस पाई से पाई, और यहाँ पे जो सीरीज गिवन है एक्स इक्वल टू समेशन के इक्वल टू इन्फिनिटी ए के साइन के एक्स। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना कि इसने ए के दिया है तो कहीं वो ए एन वाली सीरीज तो निकाल रहा। यहाँ पे ये भी देखिए कि साइन के एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा, मतलब इसको सीधा सीधा आप बी एन लिख सकते हो, कि क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए दिया, ए के को आप बी एन लिख सकते हो। तो सीधा सीधा बी एन का वैल्यू निकालना है, और ये साइन के एक्स और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टू मतलब बी टू। तो बी टू आप सीधा सीधा निकालते हो, एन इक्वल टू 2 रख दो और फंक्शन की वैल्यू रख के 0 से पाई वाले इंटरवल में आपको इसको इंटीग्रेट कर दो। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा ए टू, या फिर ये कहीं बी टू की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, सिंपल ही था ये भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं TIFR 2025 पर। इसमें भी सेम वही सिमेट्री का कंसेप्ट लगाना है, और एक और कंसेप्ट लग रहा है इसमें, कन्वोल्यूशन, सॉरी कौन सी थ्योरम पढ़ी थी अभी हमने, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। यह है TIFR 2025 का क्वेश्चन। बेसिकली एक तो कन्वर्जन थ्योरम लग रही है इसमें, और दूसरा सिमेट्री वाला कंसेप्ट। तो ये फंक्शन जो है सिमेट्री का है अबाउट ओरिजिन, और इसकी फूरियर सीरीज इसने खुद ने गिवन है। अभी हमें पूछा है सिर्फ इसमें A0, A1 और A2 का वैल्यू पूछा है। तो अगर फंक्शन जो है वो इवन है तो उसके लिए B2 वाले कोफिशिएंट, तो जो BN वाले कोफिशिएंट्स है वो वेनिश हो जाएंगे, और साइन के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो BN में आएंगे ना। तो ये A2 वाला, इसकी वैल्यू सीधी सीधी 0 होगी, क्योंकि फंक्शन इवन है। और हम यहाँ पे क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम यहाँ पे कन्वर्जेंस थ्योरम लगा सकते हैं। और कन्वर्जेंस से कंटिन्यूस फंक्शन के लिए आपको सीधा सीधा वो पॉइंट पुट कर देना है, और यहाँ पे इसमें वैल्यू भी गिवन है कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, और x इक्वल टू +-1 पे फंक्शन की जो वैल्यू है, जो फंक्शन का जंप है वो है 2/3। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है इस क्वेश्चन में, ये आप लिख लीजिए 2/3, मतलब ये 1 तक नहीं जाएगा, ये यहाँ यहीं कहीं बीच में रह जाएगा, और इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 2/3। अच्छा, मैं इसको सोर्स से वेरीफाई करवा दूँ आपको, जस्ट अ मोमेंट, आप उसमें भी देख सकते हैं। ये देखिए TIFR 2025 का क्वेश्चन है, दिख रहा है सभी को?
ये इसमें पूरा सोल्व हो रहा है। यही वैल्यू निकालनी है, 0 है n/2 और वहाँ क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है, इसमें अधूरा लिखा हुआ है, बाकी पूरा क्वेश्चन भी वही है कि हमें फंक्शन की वैल्यू गिवन है कि x = 0 पे फंक्शन की वैल्यू 2/3 है। सॉरी, x = 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है और +-1 पे फंक्शन की वैल्यू 2/3 है। तो ये देखिए, इससे हम इक्वेशन बना सकते हैं। हमने x = 0 रखा तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो एज और ये फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो ये 0 + a1 = 0 आ गया। एक इक्वेशन ये बन गई। a2 हमारे पास 0 हो गया था और दूसरी कंडीशन और गिवन है इसमें कि +-1 पे फंक्शन की वैल्यू 2/3 है और +-1 कहाँ पे होता है, ये देखिए, एक मिनट मैं वहाँ से क्वेश्चन वेरीफाई कर लूँ। ये बेसिकली 90 पे है ना, cos π/2। तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो a0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3, और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/3। तो आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें सीधा सीधा कन्वर्जेंस थ्योरम लगा के ये वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, वापस चलते हैं हम हमारे उसे पर पीपीटी पर। ठीक है, चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपको समझ में आ गया, और इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। बाउंड्री कंडीशन गिवन है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस राइट हैंड लिमिट डिवाइड बाई 2, मतलब उसका एवरेज वैल्यू निकाल के भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास f(x) = x²। अभी x² ये तो ऑलरेडी आपको समझ में आ गया, और इसमें गिवन भी होगा कि इस वाले इंटरवल में -π से +π वाले इंटरवल में ये इवन फंक्शन है। तो इसके लिए फिर से bn जो है वो 0 हो जाएगा, सिर्फ a0 और an हमको कैलकुलेट करना है। तो x² है, सीधा सीधा निकाल सकते हो आप इसके लिए। ये 0 निकाल लिया, an निकाल लिया, और वो कन्वर्जेंस थ्योरम भी लगा सकते हो आप, क्योंकि इसमें ये वैल्यू गिवन है π², किस पे, x = 0 पे। तो ये वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो, बाकी उसमें फॉर्मूला रख के फिर ये बाय पार्ट्स वाले इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो। तो यहाँ से an की वैल्यू आ जाएगी दिस, और bn वाला तो वेनिश हो गया। इसको आप फूरियर सीरीज में रख के आप उसकी फूरियर सीरीज बना सकते हो। इसकी फूरियर सीरीज बन गई, और यहाँ पे देखो ये कंटिन्यूस पॉइंट के लिए, जैसे हमने x = 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, और ये ग्राफ से भी पता चल रहा है कि x = 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, और x = +-π पे इसकी वैल्यू π² है। तो यहाँ पे इसका जो सम निकाल रखा है सीरीज का, ये वैल्यू यहाँ पे लगा रखी है। ये देखिए, ये 0 करके हमने π²/12 की सीरीज निकाल ली, और दूसरी वाली कंडीशन लगा के हमने π²/6 की सीरीज निकाल ली। मैथ से आपको समझ आ जाएगा, स्टैंडर्ड सीरीज आ गई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे, इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे बेस्ड। कंसिडर ए पीरियोडिक फंक्शन f(t) विथ पीरियड t = 2 इन द इंटरवल -1 से +1, है ना, -1 1।
तो टोटल पीरियड इसका हो गया 2, और जो स्पाइक्स है वो है t इक्वल टू प्लस माइनस हाफ पे, और डिराक डेल्टा फंक्शन की जो स्ट्रेंथ गिवन है वो है +-1। और क्या निकालना है इसमें, द एम्पलीट्यूड Cn इन द कॉम्प्लेक्स फूरियर एक्सप्रेशन इसने गिवन है, एक्सप्रेशन उसने दी गया, और हमें Cn की वैल्यू निकालनी है। तो Cn की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें फंक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि हम Cn की वैल्यू कब निकालेंगे, जब इधर फंक्शन को उसमें रखेंगे और फिर इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि Cn का जो वैल्यू होता है स्टैंडर्ड फार्मूला वो अभी देखा था आपने, मैं शो करती हूँ दोबारा। ये देखिए 1/b माइनस है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस आयोटा 2πn(x) अपॉन b माइनस ए dx। हमको Cn निकालना था, तो इस फॉर्मूले में सीधी सीधी हमारे पास टाइम पीरियड है, इंटरवल का पता है हमें, और इसके अलावा बस इतना सा निकालना है हमें कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम बना सकते हैं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब ये देखिए t इक्वल टू प्लस माइनस हाफ पे इसकी स्ट्रेंथ गिवन है। तो अगर हम ये वाला जो फंक्शन है, इधर वाला स्पाइक है, ये है t इक्वल टू माइनस हाफ के लिए। अब हम जो डिराक डेल्टा वाला फंक्शन लिखते हैं वो लिखते हैं डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट, ऐसे लिखते हैं डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट। अब यहाँ पे एक्स नॉट की जो वैल्यू है वो माइनस हाफ है, तो ये प्लस हाफ हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स प्लस हाफ बन जाएगा। और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो +1 है, तो यहाँ पे इसके आगे प्लस ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट, मतलब यहाँ पे माइनस हाफ ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस हाफ है, तो यहाँ पे डेल्टा x माइनस हाफ आएगा। और इसकी स्ट्रेंथ गिवन है -1, तो इसके आगे -1 आ जाएगा, बस दोनों को ऐड कर दो तो ये फंक्शन बन गया डेल्टा t प्लस हाफ। अब यहाँ पे x की जगह ये t है तो आप t कर लेना, है ना। तो डेल्टा t प्लस हाफ माइनस डेल्टा t माइनस हाफ, ठीक है, ये फंक्शन बन गया। इस फंक्शन को हम उस इंटीग्रेशन में पुट करेंगे, -1 से 1 लिमिट है, और ये टाइम पीरियड इसका 2 हो गया ना, और ये 2 की पावर माइनस आयोटा, यहाँ पे 2πn(x) अपॉन t होता है, तो t की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब डिराक डेल्टा की प्रॉपर्टी यूज़ करके आपको ये जो एक्स नॉट जो पॉइंट है, मतलब प्लस हाफ और माइनस हाफ -1 से +1 वाले इंटरवल में लाई कर रहा है, तो सीधा सीधा आप उस फंक्शन में इसकी वैल्यू पुट कर दोगे। तो एक बार t इक्वल टू माइनस हाफ रखोगे, एक बार t इक्वल टू प्लस हाफ रखोगे, तो आपके पास ये इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करके, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करके आपने सीधा सीधा इसका वैल्यू पुट कर दिया, और Cn का वैल्यू आ गया ये। और इसको यूलर फार्मूला के जरिए इसको, सॉरी यूलर फार्मूला नहीं, जो साइन का जो फार्मूला होता है, साइन का यूलर फार्मूला जो होता है वो आपने Cn का वैल्यू लिख दिया कि आयोडा साइन n π/2, ठीक है। नेट 2015 का क्वेश्चन है, सिंपल ही था। इसके बाद है नेट 2019 का क्वेश्चन। अभी देखिए यहाँ पे इंटरवल गिवन है -π से +π, एफ ऑफ टी इक्वल टू e टू द पावर माइनस टी, यहाँ पे ये सीरीज गिवन है, और पूछा क्या है, इस मैग्नीट्यूड ऑफ Cn² समीशन n इक्वल टू -इनपुट प्लस इनपुट, है ना। तो इसकी वैल्यू, इसका डायरेक्ट फार्मूला है कि हमें फंक्शन का स्क्वायर करके फिर उस इंटरवल में उसको इंटीग्रेट करना होता है। तो इंटरवल -π से π है, फंक्शन का स्क्वायर, ये डायरेक्ट फार्मूला है। और b माइनस है की वैल्यू 2π हो जाएगी, ये 2π होगी, फंक्शन का स्क्वायर किया, इंटीग्रेट किया, और e की पावर -2t का इंटीग्रेशन कितना सिंपल है, तो ये वैल्यू आ गई, बहुत ही सिंपल था। तो ये थे फूरियर सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको फूरियर सीरीज़ अब क्लियर हो गया होगा कि फूरियर सीरीज़ बेसिकली डे टू लाइफ में कहाँ हमारे काम आ रही है, और इसके अलावा इसमें हमने PYQs देख लिए। और एक बात और ध्यान रखना कि ये सिर्फ पीरियोडिक फंक्शंस के लिए अप्लाई होती है।
चलो अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।